कंप्यूटर नोट से मैंने बेस क्लियर करवा दिया था। अब जो है मेरे मेन नोट्स है, मैंने जो मेन नोट बनाए हैं से एक बार गो थ्रू करा देता ताकि अब इसको पढ़ के समझ ले। हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया था कंपनी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। तो उसमें सबसे पहले पढ़ा था कि कंपनी एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसको लीगल डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं बनाने के लिए। और वो सारे डॉक्यूमेंट हम कहाँ फाइल करते हैं, आरओसी के पास। और उस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में से तीन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे: मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। ठीक है। इट डिफाइंस पावर ऑफ द कंपनी की कंपनी के पास क्या क्या पावर है, स्कोप ऑफ द एक्टिविटी की कंपनी क्या क्या बिजनेस कर सकती है। लाइक उसने लिखा है फूड, तो फूड बिजनेस हो गया। अकॉर्डिंग टू द लॉ कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड द एमओए। इसको अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं। मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको। अगर एमओए में जो चीज़ लिखी है उसके अलावा उसके ऊपर जाकर के अगर कंपनी ने या डायरेक्टर्स ने कुछ किया तो वो वैलिड नहीं होगा, कंपनी नहीं कर सकती है एमओए के अलावा। लाइक यहाँ पर एग्जांपल है, कंपनी बनी है, उसमें उसके जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसमें लिखा है मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। कंपनी सीमेंट बनाएगी, आगे जाके कंपनी ने बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट किया तो ये जो है एमओए के खिलाफ है, ये नहीं कर सकती कंपनी। ठीक है। सीधी सी बात है, एमओए जो है जब कंपनी फॉर्म होगी तो उसके जो प्रमोटर हैं वो ड्राफ्ट करेंगे। और ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है कंपनी जो स्टार्ट होती है बनना तब। अब एमओए में मैंने बताया था कि क्लॉजेज होते हैं, तो नेम क्लॉज इसमें कंपनी का नाम होता है। और जो नाम का रूल है यूनिक होना चाहिए, किसी और कंपनी से मैच नहीं होना चाहिए। और वो रेस्ट्रिक्टेड वर्ड यूज नहीं कर सकती। एग्जांपल गवर्नमेंट, कोई भी कंपनी के आगे अगर गवर्नमेंट लगा दिया तो लोगों का भरोसा ज्यादा हो जाएगा उसकी, इसीलिए वो यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर एग्जांपल है, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो ABC प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक है तो ABC लिमिटेड। फिर डोमिसाइल क्लॉज मतलब सिचुएशन क्लॉज की कंपनी का जो स्टेट है उसका लोकेशन, वहां पर जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो लिखा रहेगा। लाइक महाराष्ट्र है तो सिर्फ महाराष्ट्र लिखा रहेगा, फुल एड्रेस नहीं लिखा रहेगा उसमें। फुल एड्रेस नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ स्टेट या तो यूनियन टेरिटरी। फिर थर्ड क्लॉज आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, सबसे इंपॉर्टेंट। कंपनी का पर्पस डिफाइन करता है कि कंपनी बना क्यों रहे हैं। कंपनी सिर्फ वो जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है वही एक्टिविटी कर सकती है। और टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज आ गया कि मेन क्लॉज, इंसिडेंटल क्लॉज मतलब सपोर्टिंग एक्टिविटी। लाइक कंपनी ने लिखा कि वो सीमेंट बना रही है, जैसे हमने अभी इससे पहले देखा था कंपनी सीमेंट बनाने का काम कर रही है, जो उतना लिखा है। उसके अलावा जो इंसिडेंटल जो नीचे क्लॉज दिया रहेगा उसमें ये भी लिखा रहेगा कि कंपनी मशीन परचेज कर सकती है, कंपनी जो है अपने लेबर इम्प्लान कर सकती है, कंपनी जो है वो सीमेंट की एडवर्टाइजमेंट कर सकती है। ये सब उसके सपोर्टिंग, इसको जो मेन काम है इसको सपोर्ट करने के लिए उस क्लॉज में ये सारी डिटेल भी दी रहेंगी। यहाँ पर एग्जांपल है देखो, मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट ये मेन क्लॉज है। और इंसिडेंटल मतलब जो सपोर्टिंग एक्टिविटी है, बाइंग मशीनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। फिर लाइबिलिटी क्लॉज, फिर लाइबिलिटी क्लॉज की मेंबर कहाँ तक लाइबल होगा, कंपनी का लिमिटेड, अनलिमिटेड। एग्जाम्पल यहीं पर 10,000 का अगर किसी ने शेयर परचेज किया है तो मेंबर सिर्फ उतना ही अमाउंट लूज करेगा लिमिटेड के केस में। अनलिमिटेड के केस में उसके पर्सनल एसेट भी जाएंगे। कैपिटल क्लॉज आ गया, कैपिटल क्लॉज में कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है, 10 लाख है, ऑथोराइज कितना है, वो सारी चीजें लिखी रहेंगी। और शेयर्स उसको डिवाइड किया है शेयर्स में तो उसका शेयर्स भी लिखा रहेगा। लाइक अगर 1,000 शेयर्स है, मतलब 1,000 रुपया कैपिटल है, सॉरी 1,000 रुपया कैपिटल है, और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपया है, तो कंपनी के जो टोटल शेयर्स हैं 100 रुपया, 100 शेयर्स हो गए। ठीक है, ये सब उसमें लिखा रहेगा। फिर फिर आते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज पे। सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या है, इसमें जो कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं, जब कंपनी बनती है तो इनिशियल स्टेज पे उन्होंने पैसे लगाए होते हैं, उन्होंने जितने शेयर परचेज किए होते हैं तो उनका नाम ऐसे उनका यहाँ पर नाम होगा, एड्रेस और कितना उन्होंने शेयर परचेज किया वो यहाँ पर होता है। ठीक है, जैसे पब्लिक में पड़ा होगा प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2 मेंबर मिनिमम होते हैं और पब्लिक को मिनिमम 7 मेंबर लगते हैं। तो इन्होंने इनिशियल स्टेज पे कुछ शेयर्स कंपनी में डाले होंगे, तो ये फर्स्ट सब्सक्राइबर बने, कंपनी के मतलब सब्सक्राइबर बने, फाउंडिंग मेंबर। तो इनका जो नाम है एमओए में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ठीक है, देखो एमओए का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल एमओए का बताता हूँ। ये देखो, ये नेस्ले इंडिया लिमिटेड का ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। सबसे पहले नेम क्लॉज, तो द नेम ऑफ द कंपनी इज नेस्ले इंडिया लिमिटेड, इसने बताया। रजिस्टर ऑफिस मतलब ये था सिचुएशन डोमिसाइल क्लॉज, इसमें सिर्फ स्टे करना होता है। फिर रजिस्टर ऑफ कंपनी बी बी सिचुएटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, देखो स्टे क्या यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर दिल्ली का नाम से, पूरा एड्रेस नहीं है क्या। फिर आया ऑब्जेक्ट क्लॉज की कंपनी का काम करिए तो कैरियर बिजनेस ऑन एज अ मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब ये सब हो गया। इससे रिलेटेड में बताया था कि जो एनसीए मतलब और जो इससे रिलेटेड काम करी कंपनी वो भी लिखा गया है सपोर्टिंग क्लॉज, ये तो मेन क्लॉज है, सपोर्टिंग क्लॉज, ये 3 हो गए। फिर चौथा, फिर फोर्थ यहाँ पर आ गया था लाइबिलिटी ऑफ कंपनी, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, ये था लाइबिलिटी क्लॉज, मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड। फिर कैपिटल क्लॉज है, कंपनी का कैपिटल कितना है तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है और कंपनी इशू कितना किया वो पूरी डिटेल लगी। लास्ट क्लॉज अभी सब्सक्रिप्शन क्लॉज, वो ये सब्सक्रिप्शन क्लॉज, यहाँ पर जो है जैसे इंपॉर्टेंट हो गया, इन सब के नाम सब्सक्राइबर जो है ये कितने शेयर ये वन और इनका एड्रेस वगैरह वगैरह दिया है, ये सब्सक्रिप्शन क्लॉज है। ठीक है। अब क्या है कि जैसे फ्यूचर में कंपनी का जो ये यहाँ पर हमने पढ़ा
ये देखो ये यहाँ पर हमने पढ़ा कि कंपनी जो है नेस्ले इंडिया लिमिटेड नाम है, ये एमओयू में साइन था। कल को इसने कुछ और नाम चेंज कर दिया, नेस्ले से कुछ और नाम रख दिया, तो उसको नाम से चेंज किया, उसके लीगल प्रोसेस फॉलो करा, उसके साथ-साथ जो है एमओयू में भी चेंज करना पड़ेगा। तो उसको बोलेंगे अल्टरेशन ऑफ एमओए, जिसमें अगर कंपनी ने ये नाम चेंज किया है तो वो एमओयू में पहले अल्टर करना पड़ेगा, तभी प्रोसेस आगे बढ़ेगा। सेम अगर उसने अपना ये एड्रेस दिल्ली से हटा के मुंबई कर दिया तो डोमिसाइल क्लॉज में, और यहाँ पर बिजनेस कुछ और ऐड कर दिया कि कॉफी के अलावा उसमें जूस भी बनाएंगे, जूस का पाउडर बनाएंगे, या कुछ भी बना सकते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज होगा। और यहाँ पर जो लायबिलिटी देखी थी, अगर ये लायबिलिटी जो है लिमिटेड से कुछ चेंज हो जाता है, चेंज करना चाह रही है कंपनी, तो उसको एमओयू को अल्टर करना पड़ेगा। ये लायबिलिटी चेंज कर रही है, तब एमओयू उसका सेम कैपिटल, अगर कंपनी और ज्यादा कैपिटल लेना चाह रही है और बढ़ाना चाह रही है अपने हिस्से, तो फिर ये कैपिटल लॉस में चेंजेस करना पड़ेगा। इसी चीज को बोलेंगे अल्टरेशन ऑफ एमओए। और अल्टर एमओए को चेंज करने के लिए, अल्टर करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब जो मीटिंग होगी, मेंबर्स की जो मीटिंग होगी, उसमें 75% से ज्यादा 75% मेंबर जो है, उसमें 75% मेंबर जो है वो एग्री करना चाहिए कि हाँ चेंज कर रहे हैं, हाँ एग्री करते हैं कि कंपनी एमओए को अल्टर कर दो, ठीक है, तब जाके आगे प्रोसेस जो है फॉलो होगा। अभी क्या होता है कि जैसे हमने इसमें पढ़ा था ऑब्जेक्ट में, नेस्ले इंडिया में एग्जांपल है, इसमें हमने पढ़ा कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या था, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर ऑफ डीलर्स इन मिल्क, ठीक है, ऐसा रिलेटेड मिल्क पाउडर वगैरह, बटर चीज, जो भी चीज हो गई इसमें लिखा है। इसके अलावा इसमें जूस के रिलेटेड कुछ नहीं लिखा कि कंपनी पैकेट जूस बेच रही है, पाउडर बेच रही है, जैसे रसना हो गया वैसा नहीं लिखा है इसमें। तो उसको उसका भी बिजनेस करना है, मतलब जूस में भी उसको घुसना है, तो वो क्या करेगा, ये एमओए को अल्टर करेगा, इनके जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में उसको ऐड करवा देगा, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो डायरेक्टर या कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर या कंपनी खुद, इन्होंने जो जूस का बिजनेस है बिना एमओए को अल्टर कराए हुए चेंज कर दिया, बिना एमओए को अल्टर कराए हुए स्टार्ट कर दिया, तो ये जो एक्ट है ये अल्ट्रा वायर्स एक्ट कहलाया जाएगा। अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, और वायर्स मतलब इसको वायर्स पढ़ेंगे, वायर्स मतलब पावर्स, मतलब कंपनी के पावर में ये नहीं था, लेकिन फिर भी कंपनी ने इसको कर दिया, तो वो एक्ट जो है इनवैलिड रहेगा, और उसको बाद में हम ठीक नहीं करा सकते। जैसे कि बाद में अल्टर हमने एमओए को अल्टर करा दिया, तो बाद में एमओए को अल्टर करा दिया तो वो एक्ट अप्रूव नहीं होगा, वो इनवैलिड ही रहेगा, वॉइड, इनिशियल स्टेज से ही वो इनवैलिड रहेगा, सब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो एनी एक्टिविटी आउटसाइड एमओए इज अल्ट्रा वायर्स। कोई भी ऐसा काम जो कंपनी अपने लीगल पावर के ऊपर जाकर कर रही है, वो अल्ट्रा वायर्स एक्ट कहलाया जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल है कि कंपनी जो है जब बनी, उसका ऑब्जेक्ट उसने डाला था कि टेक्सटाइल बिजनेस करेंगे, लेकिन बाद में रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो उस एक्ट को अल्ट्रा वायर्स बोलेंगे और वो इनवैलिड होगा और उस पर पनिशमेंट मिलेगी। तो उस अल्ट्रा वायर्स का इफेक्ट क्या हो सकता है कि कंपनी केस कर सकती है, कंपनी पे केस कर सकता है कोई भी, और डायरेक्टर पर्सनली लायबल होगा, अगर डायरेक्टर उसमें प्रॉपरली इन्वॉल्व है तो वो भी पर्सनली लायबल होगा। ठीक है, तो अल्ट्रा वायर्स ये हो गया कि कंपनी अगर अपने पावर से ऊपर जाके कोई काम करती है जो एमओए में नहीं लिखा है फिर भी कर रही है, तो उस एक्ट को अल्ट्रा वायर्स बोलेंगे। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो मेरे चैनल पे जाके देख लेना। यहाँ पर है एमओए का एक स्ट्रक्चर दिया है मैंने, ताकि एग्जाम में देख के थोड़ा सा रिकवर हो जाए आपको। नेम क्लॉज, डोमिसाइल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ठीक है, एक बार इसको देखेंगे तो रिकॉल हो सकता है। देन एमओए होने के बाद मैंने अपने नोट्स में पढ़ाया था, अपना हैंड रिटन नोट्स में, एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये जो है ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है कंपनी का, कि कंपनी खुद को कैसे मैनेज करेगी, कैसे एम्प्लॉय को हायर करेगी, एम्प्लॉय को सैलरी का क्या रूल रहेगा, अगर एम्प्लॉय को सैलरी बढ़ाना है तो उसका क्या रूल रहेगा, और एम्प्लॉय को अगर निकालना है तो उसका क्या रूल रहेगा, और एम्प्लॉय को क्या फॉलो करना है कंपनी में काम करते हुए, वो सब जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। तो एओए क्या बोलता है, हाउ द कंपनी ऑपरेट्स, इसमें सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कि कंपनी कैसे मैनेज करेगी। एमओए क्या बोलता है, कंपनी कैन मैन्युफैक्चर सीमेंट, और एओए बोलेगा कंपनी मीटिंग कैसे करेगी, अगर कोई चीज़ आ गई इसके रिलेटेड मीटिंग करना है तो वो कैसे करेगी, कंपनी शेयर्स वगैरह कौन से देना है नहीं देना है, डायरेक्टर्स के फंक्शन क्या होंगे, कि डायरेक्टर्स को क्या क्या अथॉरिटी है कि वो ये कर सकता है ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो सब एओए में दिया रहेगा। एमओए जो है वो ज़्यादा सीनियर है एओए से, एमओए को हमेशा प्रेफरेंस मिलेगा। कोई भी चीज़ अगर एओए में लिखी है और वो कंपनी करना चाह रही है, लेकिन अगर वो एमओए में नहीं लिखी है तो कंपनी नहीं कर सकती, क्योंकि एमओए को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, जैसे कि एमओए में क्लॉजेस थे, वैसे ही एओए में भी चीज़ें होती हैं, कंटेंट होते हैं कुछ। शेयर कैपिटल, कंपनी का जो कौन से टाइप के शेयर्स है, और शेयर होल्डर के राइट क्या है कि वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जैसे ऐसा दिया रहेगा। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, जैसे ऐसा दिया रहेगा, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर राइट्स में दिया रहेगा कि जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं
उनको राइट है कि वो कंपनी की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है, उनको राइट नहीं है। तो ये सब चीज़ें उसमें दी रहेंगी। और शेयर सर्टिफिकेट, जैसे कभी शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है, इनको कैसे करेंगे या इनको कैसे करेंगे, वो सारे रूल्स इसमें दिए होंगे। वैसे ही शेयर से रिलेटेड कुछ रूल्स इसमें दिए हैं कि जैसे अभी शेयर होल्डर है, उसने 10 रुपए के शेयर्स लिए और पेमेंट 8 की करी, 2 रुपया बचा, लेकिन ये बुला मांगने पर दिया नहीं अभी तक। 2 रुपया बचा, ये मांगने पर दिया नहीं अभी तक। तो कंपनी उसको फोरफिट कैसे करेगी, मतलब कि उसको अपने अंडर कैसे ले लेगी कि उसका शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर में से कट जाएगा, अब ये शेयर कंपनी के हो गए क्योंकि तुमने पेमेंट नहीं किया बुलाने पे। और कंपनी जैसे ये 2 रुपया मांगेगी वापस, तो कैसे मांगेगी, उसकी कॉल कैसे करेगी, उसका जो रूल्स है इसमें दिया रहेगा। वैसे ही अगर ये शेयर होल्डर है, इसको ट्रांसफ़र करना है शेयर्स किसी और पर्सन को, तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, वो दिया रहेगा इसमें। और अलॉटमेंट, जैसे शेयर यहाँ पर कंपनी ने इशू करे, मान के चलो इक्विटी शेयर इशू करे, तो इक्विटी शेयर इस शेयर होल्डर को मिल गए, तो वो अलॉट कैसे होंगे इसको, उसका प्रोसीजर क्या है, वो सब दिया होगा इसमें। वैसे ही जैसे एमओए में अल्टर कर सकते थे हम कुछ चीज़ें, वैसे ही एओए को भी अल्टर कर सकते हैं। जैसे कैपिटल रिड्यूस करना, कंपनी का जो ऑथराइज शेयर कैपिटल था वो लिखा है एओए में कि 2 लाख रुपया है, ठीक है। 2 लाख रुपए से उसको 3 लाख करना है, तो एओए को अल्टर करना पड़ेगा। या उसको 2 लाख से 1 लाख करना है, तो भी एओए को अल्टर करना पड़ेगा। फिर मीटिंग के रूल लेंगे कि कैसे मीटिंग होगी, उसका नोटिस कैसे भेजेंगे, कौन भेजेगा, कोरम क्या होगा, कितने लोग मिनिमम आना चाहिए, तो मीटिंग हम आगे बढ़ाएंगे, वरना उसको एडजर्न कर देंगे नेक्स्ट डे के लिए। वोटिंग, किसको राइट है वोटिंग का, किसको नहीं है, और कैसे वोटिंग होगी, किस वे में होगी, वो सब इसमें दिया रहेगा। फिर डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ रूल्स आएंगे कि डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे करेंगे, उनकी ड्यूटी और पावर्स क्या होंगे, उनको जो रेमुनरेशन है, मतलब उनको जो सैलरी वगैरह पेमेंट, वो कैसे होगा। वैसे ही कंपनी का अगर प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, तो डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करना है, वो दिया रहेगा। डिविडेंड, कंपनी को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें से कितना परसेंट जो है कंपनी को सेव करना है फ्यूचर के लिए, एक्सपांशन के लिए, रिजर्व कितना रखना है, वो इसमें दिया रहेगा। ठीक है। वैसे ही कंपनी के जो ऑडिटर्स है, जो अकाउंट्स ऑडिट करते हैं, उनको कैसे अपॉइंट करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें दी रहेंगी। फिर कंपनी का एक कॉमन सील आ गया, मतलब कंपनी का जो ऑफिशियल सिग्नेचर है, वो उसमें दिया रहेगा। ठीक है। ऐसे ही रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें, बेसिक चीज़ें देंगी, एक बार पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। फिर एक वाइंडिंग अप का रूल दिया रहेगा कि कंपनी जो है आगे नहीं चल पाई, सक्सेसफुल नहीं हुई, उसको खुद को बंद करना है, तो क्लोजिंग मतलब बंद करने का क्या प्रोसेस है, वो उसमें दिया रहेगा। ठीक है। वैसे ही डीमटेरियलाइजेशन, मतलब अगर एक पर्सन है, वो बहुत पुराना, मतलब उसने 2000 में उसने शेयर परचेस किया था, तो उसको सर्टिफिकेट मिला होगा, शेयर सर्टिफिकेट मिला होगा। ठीक है। अब इसको जो है कन्वर्ट कराना है उसे डीमेट में। डीमेट अकाउंट आपने सुना होगा, स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट जब करते हैं ना, तो डीमेट अकाउंट खुलाना पड़ता है। तो उसको डीमेट अकाउंट में करवाना है ये फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। तो वो क्या करेगा, उसका जो प्रोसेस है कन्वर्जन का, वो इसमें दिया रहेगा। उसको डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं। जब भी हम कोई फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं। इस पे भी एक मैंने शॉर्ट बनाया हुआ है, जो चैनल पे देख सकते हो आप जाके। फिर एमओए और एओए का जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है। एमओए एओए का जो है वो डिफरेंस बिटवीन दिया है, आप दोनों पढ़ के समझ सकते हैं, आप लोग पढ़ के देख सकते हैं इसको। वैसे ही जैसे एओए का मैंने रिकैप किए आपको दिया था इससे पहले, वैसे ही एओए का भी दिया है कि एग्जाम से पहले एक बार देखेंगे तो थोड़ा रिकॉल हो जाएगा, इसमें क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है, सिर्फ एक बार देख लेना ये। अभी थर्ड इम्पोर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ते हैं, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस। अभी कंपनी जो है बन चुकी है, एक कंपनी एबीसी लिमिटेड कंपनी जो है वो बनी है, एबीसी लिमिटेड कंपनी बनी है। ठीक है। उसने अपना जो है अब कंपनी जो है बन चुकी है। ठीक है। एबीसी लिमिटेड या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी बनी है। उसने अपना एमओए और एओए बना लिया, और सब डॉक्यूमेंट आरओसी को जो है फाइल कर दिए। आरओसी को फाइल करने के बाद वो प्रॉपरली लीगल एग्जिस्टेंस में आ गई। अब क्या है, कंपनी को ना पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, पैसे की। ठीक है। पैसे की। और उसको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। तो वो ना पब्लिक से पैसा रेज़ करेगी, पब्लिक से।
कि आप आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। ये जो पब्लिक से रेस करेगी, अभी किसके थ्रू करेगी? पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये कंपनी जो है वो पब्लिक से पैसा लेना चाह रही है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए जो है प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस क्या है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इशू करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है कि आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। ये एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट प्लस इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कंपनी के वेरियस इंफॉर्मेशन होते हैं और साथ ही खुद को एडवर्टाइज कर रही है कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। अब सीधी सी बात है, ये इनकॉर्पोरेशन के बाद ही होगा। कंपनी जब बन जाएगी उसके बाद ये इशू करेंगे, क्योंकि पैसा पब्लिक से लेना है। देन इसमें जो है फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस से रिलेटेड डिटेल होगी। लाइक फाइनेंशियल डिटेल की कंपनी का जो पीएनएल है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस इतने सालों में जब से कंपनी बनी है कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है या प्रॉफिट कितना हुआ है, वो सारी चीज़ें इसमें दी जाएंगी। ठीक है, ताकि जो इन्वेस्टर है वो पढ़ के डिसाइड कर सके कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। इसीलिए प्रोस्पेक्टस जो होता है इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्लस एडवर्टाइजमेंट होता है। इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्लस एडवर्टाइजमेंट होता है। सीधी ये जो प्रोस्पेक्टस है डायरेक्टर साइन करेंगे इशू करने से पहले, फिर ये आरओसी रजिस्ट्रार को फाइल होगा, रजिस्ट्रार को सबमिट होगा, उसके बाद उसका अप्रूवल आएगा। ये सारी चीज़ें दी है। यहाँ पर मैंने जोमेटो लिमिटेड का जो है प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, आप क्लिक यहाँ पर क्लिक करके फॉर्म में यहाँ पर जाकर देख सकते हो। प्रोस्पेक्टस के कंटेंट मतलब उसके उसमें क्या क्या डिटेल्स रहेंगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन, कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, डायरेक्टर की डिटेल, कंपनी के ऑडिटर्स कौन है, बैंकर कौन है, वो सारी डिटेल्स में दी रहेगी। वैसे ही इशू डिटेल मतलब जो कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर रही है तो वो कितना कर रही है, वो चीज़ें इसमें दी रहेंगी। और जैसे कि कब खुल रहा है, जैसे 5 तारीख को इस प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि जो इशू है वो ओपन हो जाएगा और 10 को बंद हो जाएगा। तो जो पब्लिक है इसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करेगी, ये डेट के अकॉर्डिंग। तो इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट दी रहेगी। फिर जिन्होंने इन डेट के बीच में अप्लाई किया, अब उनको मिलेगा कैसे, कैसे अलॉट करेंगे, उसका प्रोसीजर इसमें दिया रहेगा प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, वैसी फाइनेंशियल और कैपिटल डिटेल मतलब कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर की ऑथोराइज कैपिटल कितना है और इशूड कैपिटल कितना है। कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल मतलब 5 लाख तक कंपनी ले सकती है पब्लिक से, और एक्चुअल में पब्लिक ने अभी 3 लाख तक लिया है, तो ये 2 लाख और ले रही है। ठीक है, ये सब डिटेल दी रहेगी। फंडिंग का प्लान, उस फंड का क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब ये 2 लाख में से 1,50,000 अगर सब्सक्राइब हुआ तभी वो सक्सेसफुल होगा, तभी कंपनी लेगी, वरना नहीं लेगी, वो खत्म, फिर वो जो इशू है वो फेल हो जाएगा। ऐसा सारी डिटेल जो है इसमें लिखा रहेगा। या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इशू मतलब पर्पस ऑफ रेजिंग मनी। कंपनी जो है ये पैसा क्यों ले रही है पब्लिक से, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, या मशीनरी परचेस करने के लिए, या कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए अदर कंट्रीज में। तो वो पर्पस इसमें दिया रहेगा ताकि जो इन्वेस्टर है इससे डिसीजन ले सके कि हाँ कंपनी कुछ बड़ा सोच रही है। फिर लीगल रिस्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि कंपनी पे कोई केस तो नहीं है, कंपनी पे केस है या कंपनी ने कोई पैसे पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया है बैंक का या क्रेडिटर्स का, या गवर्नमेंट ने कोई एक्शन तो नहीं लिया, कोई लाइसेंस वगैरह तो उनका बंद नहीं करवा दिया टेम्पररी या रोक लगा दी। ये सारी डिटेल देना पड़ेंगी, तभी इन्वेस्टर जाकर डिसाइड करेगा कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर वही कंपनी के डायरेक्टर्स और प्रोमोटर्स की इन्फॉर्मेशन दी रहेगी। अब क्या होता है, कंपनी जो है 5 साल पहले बनी थी प्राइवेट कंपनी, उसका प्रॉफिट था 1 CR। अब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया और उसमें 2 CR मेंशन किया कि हमें 2 CR प्रॉफिट हुआ है, थोड़ा झोल करके। तो क्या हुआ, ये इन्फॉर्मेशन जो थी गलत इन्फॉर्मेशन थी, और इस इन्फॉर्मेशन की वजह से इन्वेस्टर ने डिसाइड किया कि इन्वेस्ट करेंगे हम कंपनी में, है ना। क्यों? क्योंकि 2 करोड़ प्रॉफिट ज़्यादा होता है। कंपनी ने कि इन्वेस्टर ने सोचा कि प्राइवेट कंपनी है, अच्छा प्रॉफिट इन्वेस्ट करेंगे, तो मिसलीड करने के लिए इन्वेस्टर को ये प्रॉफिट बढ़ा के दिखाया। तो इस चीज़ को बोलेंगे मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत हुई ताकि इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करे, है ना। उसके ऊपर पनिशमेंट है, फाइन लगेगा अच्छा खासा और जेल भी हो सकती है।
ये जो लिमिट है ये टाइम टू टाइम चेंज होती है लॉ के हिसाब से, फिलहाल इसमें इतनी दी है। अब इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी लगती है कि जो जेल हो सकती है, जो इसके पीछे जिनका हाथ इसके पीछे है उनके ऊपर हैवी फाइन भी लगेगा, कंपनी के ऊपर, डायरेक्टर्स के ऊपर। और सिविल लायबिलिटी में कंपनसेशन इन्वेस्टर को मिलेगा। मतलब ये जो इन्वेस्टर ने 2 करोड़ के भरोसे जो अच्छा प्रॉफिट देखा है, गलत इन्फॉर्मेशन के भरोसे इन्वेस्ट किया, उसका कुछ नुकसान हो गया तो उसको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा कंपनी को। अब ना एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड या एबीसी लिमिटेड, इसको जो है पैसे चाहिए, लेकिन ये जो है ना इन्वेस्टर से लेगा, डायरेक्ट इन्वेस्टर से लेगा, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है उनसे लेना है, या अपनी फ्रेंड्स या अदर जो कॉन्टैक्ट्स है उनसे लेना चाह रहा है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। तो ये इनसे इनको इनवाइट करेगा कि आप आके मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो इनको जो है प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होगा, इनको प्रोस्पेक्टस नहीं जाएगा, इनको जाएगा स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मतलब जब कंपनी पैसा अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या प्रमोटर्स इन सब से रेज करना चाहती है, प्राइवेट फंडिंग, प्राइवेटली अगर कंपनी रेज कर रही है तो उसमें स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जाएगा। जो प्रोस्पेक्टस है वो अगर हम पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं, सिर्फ पब्लिक को, तब जाएगा। और अगर पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रहे हैं तो प्रोस्पेक्टस नहीं, इसके बदले स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जाएगा। बाकी इसके भी डिटेल्स जो है ऑलमोस्ट प्रोस्पेक्टस से ही रहेंगे कि इसको भी आरओसी से फाइल करेंगे हम लोग, डायरेक्टर इसको साइन करेंगे, और जो डिटेल्स है वो प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड ही होगी। कंपनी की इंफॉर्मेशन, कैपिटल के डिटेल, बिजनेस का डिस्क्रिप्शन, ये सारी बेसिक चीज़ें इसमें होंगी। फिर यहाँ पर मैंने डिफरेंस बिटवीन दिया है प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू प्रोस्पेक्टस, कि प्रोस्पेक्टस जो है पब्लिक इन्विटेशन में काम आता है, स्टेटमेंट इन ल्यू प्राइवेट में। ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ के छोड़ सकते हो। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो सारा देख लिया कि क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट वो कौन कौन से हैं, क्या क्यों होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट। अब कंपनी ये सारे डॉक्यूमेंट बनाने के बाद जब अपने आप को फॉर्म कर रही है, कंपनी को हम फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आरओसी को दे के उसको लीगली एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होगा। तो कंपनी फॉर्मेशन मतलब क्रिएटिंग अ कंपनी लीगली, सारे जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना, और उसमें डॉक्यूमेंटेशन जो बनाया हमने स्टार्टिंग में, एमओए, एओए, फिर उनका जो सारा रजिस्ट्रेशन आरओसी से करवाना, बाद में कैपिटल कलेक्ट करना कि प्रोस्पेक्टस इशू करके हमने कलेक्ट किया पैसा, ये सारा जो कंपनी फॉर्मेशन के प्रोसेस में आता है। अब इसमें कुछ स्टेजेस होते हैं कंपनी फॉर्मेशन में। सबसे पहला स्टेज मान के चलो ये है, इसको आइडिया आया कि बिजनेस करना है, तो इसने इसके बारे में, इस बिजनेस से रिगार्डिंग सारे प्लान बनाया, अपने फ्रेंड्स लोग को बोला कि हम लोग को इसमें ऐसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बिजनेस बढ़ेगा, आगे चलेगा, अच्छा है। उसको एक आइडिया है, उसने पूरा प्रॉपर प्लानिंग किया, सारे रिसोर्सेज जमा किया, जगह वगैरह कहाँ क्या करना है, ऑफिस डालना है। तो ये जो स्टेजेस है, जहाँ पर फर्स्ट स्टेज है ये, जहाँ पर बिजनेस का आइडिया आया, डेवलप हुआ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढा, ये ए ने, मिस्टर ए ने, और अपने रिसोर्सेज को अरेंज किया, पूरा प्लान किया कि कैसे बनाएंगे, तो इस स्टेज को बोलेंगे प्रमोशन स्टेज। ये फर्स्ट स्टेज है जहाँ पर एक आइडिया आता है और हम उसको प्लान करते हैं कि उसको कंपनी में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। फिर आता है इनकॉर्पोरेशन स्टेज, मतलब आइडिया आ गया, सब कुछ हो गया, अब जो है हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए, एमओए, एओए, डायरेक्टर्स क्या क्या कौन कौन से होंगे, एड्रेस, जो ऑफिस ढूंढा था हमने फर्स्ट स्टेज में, वैसे उसका जो एड्रेस वगैरह, सारा प्रूफ वगैरह है, वो हम आरओसी को फाइल करेंगे, है ना, आरओसी को फाइल करेंगे। फिर आरओसी उसको अप्रूव करेगा और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, तब जाकर के कंपनी हमारी इनकॉर्पोरेट हो गई, मतलब उसको लीगली बॉर्न हो गई, लीगली एग्जिस्टेंस में आ गई। अब कोई भी उसको देख सकता है कि फलानी कंपनी मार्केट में आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद जो है कंपनी प्रॉपर लीगली बन चुकी है। एंड ठीक है। फिर आता है सब्सक्रिप्शन स्टेज, मतलब कंपनी का एक आइडिया आया, है ना, बाद में कंपनी को रजिस्टर किया, पूरा लीगली एग्जिस्ट में लाया, अब पैसा जो है वो जमा करना है, पैसा मनी कलेक्ट करना है, उनको पैसे जमा करना है, तो वो क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, पब्लिक को बोलेंगे आइए हमारी ये कंपनी ने बनाई है, इसमें पैसा डालिए, वो सब्सक्रिप्शन स्टेज होगा, ठीक है। फिर कंपनी जो है, आइडिया आया, उसके बाद कंपनी लीगली रजिस्टर्ड भी हो गई, उसके बाद पैसे भी आ गए। अब कंपनी ने सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर लिए, अब आरओसी जो है उनको कमेंसमेंट करने की परमिशन दे देगा, कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट दे देगा ऑफ कमेंसमेंट, कि बिजनेस स्टार्ट कर लो, अब आप प्रॉपरली ऑपरेट करो।
लीगली एग्जिस्ट तो हो गए थे सारा रजिस्ट्रेट करने के बाद, अब प्रॉपर अपना बिजनेस स्टार्ट करो, काम करना स्टार्ट करो एक्चुअल में, ठीक है? तो उसको कमेंसमेंट स्टेज बोलेंगे। फिर इसमें वही है कि जो स्टेजेस थे, उसमें क्या-क्या काम होगा कि प्रमोशन स्टेज में सबसे पहले मीटिंग अरेंज करेंगे हम लोग अपने फ्रेंड्स लोग से। उस मीटिंग के नाम चेक करेंगे कि जो कंपनी का हमें नाम रखना है वो अवेलेबल है या किसी और ने ले लिया है। फिर उसमें डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। इनकॉर्पोरेशन स्टेज में वो नाम जो हमने डिसाइड किया उसको अप्लाई करेंगे आरओसी को। डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे जो एमओए बनाया हमने वो। फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, इसमें क्या काम करेंगे, बोर्ड मीटिंग करेंगे, बैंकर, ऑडिटर, डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, फिर वो जो प्रोस्पेक्टस है वो बनाएँगे, उस पे सिग्नेचर वगैरह लेके पब्लिक को इश्यू कर देंगे। फिर जब पब्लिक आएगी, शेयर इश्यू किए, उन्होंने हमारे शेयर्स खरीद लिए तो उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट कि आपको हमारे कंपनी के इतने शेयर्स मिल चुके हैं। ये सारी डिटेल फिर रजिस्टर मेंटेन करेंगे कि इन शेयर होल्डर के जिनमें नाम लिखे होंगे वो। फिर कमर्शियल स्टेज जहाँ पर फाइनल डिक्लेरेशन हो गया, कंपनी को इतना मिनिमम पैसा मिल चुका है कि कंपनी स्टार्ट कर रही है खुद को काम स्टार्ट करे। लीगली तो एक्जिस्टेंट हो ही चुकी थी, लीगली तो बन ही चुकी थी, तो वो कमर्शियल स्टेज होगा। अब क्या हुआ कि जो हमने कंपनी बनाई थी, ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हमने कंपनी बनाई थी, ठीक है? अब ये बहुत अच्छी चली, ये सक्सेसफुल हो गई बहुत बढ़िया। अब इनको जो है पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टस इश्यू करेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा प्रोस्पेक्टस इश्यू करेंगे और पब्लिक से पैसा लेंगे, पब्लिक से। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती, इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करना पड़ेगा खुद को पब्लिक लिमिटेड में, तब जाके ये पब्लिक से पैसा ले सकती है। ठीक है? तो उसी को बोलेंगे कन्वर्जन ऑफ कंपनीज़। कन्वर्जन ऑफ कंपनीज़, जहाँ पर कंपनी अपना लीगल स्टेटस चेंज कर रही है, प्राइवेट से पब्लिक हो रही है या पब्लिक से प्राइवेट हो रही है। लीगल प्रोविजन इसमें सेक्शन 18 लगेगा कंपनीज़ एक्ट का। एमओए को चेंज करेंगे, जो सबसे पहले यहाँ पर एमओए में देखो लिखा है कि ये नेम क्लॉज़ में लिखा है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। तो अगर ये तो पब्लिक कंपनी ऑलरेडी है, अब इसको अगर प्राइवेट करना है तो नेस्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आएगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें चेंज करना पड़ेगा। शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा, जिसमें रेज़ोल्यूशन पास होगा, स्पेशल रेज़ोल्यूशन कि सब शेयर होल्डर एग्री कर रहे हैं कि हाँ, हम लोग पब्लिकली हो जाते हैं, ठीक है? ये क्यों करती है, कब करती है कंपनी? ज़्यादातर जो कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना होता है तब। शेयर मार्केट में उनको अपना जो शेयर से लिस्ट करवाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जो ज़ोमैटो बनी थी, स्टार्टअप ऐसा बना था, तो वो प्राइवेट लिमिटेड था। बहुत सालों तक उसने काम किया, सक्सेसफुल हो गया। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेंगे, पब्लिक से पैसे लेंगे और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले काम ये हुआ होगा कि प्राइवेट कंपनी को, मतलब ज़ोमैटो प्राइवेट लिमिटेड को ज़ोमैटो लिमिटेड बनाया होगा। तब जाके वो सारे लीगल प्रोविज़न फॉलो करके, स्पेशल रिज़ोल्यूशन सारे अल्टरेशन करके खुद को पब्लिक में कन्वर्ट किया उन्होंने। क्यों करते हैं? वही एक बिज़नेस एक्सपांड करने के लिए या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए या कैपिटल जब चाहिए होगा ज़्यादा तब। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो इसका करने के लिए प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले तो बोर्ड मीटिंग होगी, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्री करें कि हाँ, हमको पब्लिक कंपनी में जाना है, प्राइवेट से पब्लिक में जाना है। फिर अल्टरेशन, मतलब बोर्ड मीटिंग में एओए को हम अप्रूव करेंगे कि हाँ, एओए को अल्टर, सारे डायरेक्टर ने बोला कि हाँ, अब एओए को अल्टर कर देते हैं, ठीक है? फिर उसमें डिसाइड होगा ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, मतलब मेंबर्स की जो है मीटिंग डिसाइड होगी कि कब करना है। मेंबर्स का भी तो अप्रूवल लगेगा ना। फिर उसमें डिसाइड करने के बाद मेंबर को जो है नोटिस जाएगा कि फलानी डेट को मीटिंग है, आप आ जाना। फिर वहाँ पर जो है, मतलब मेंबर को नोटिस गया, फिर जो ईजीएम हुई, नोटिस जाने के बाद जो है मेंबर की मीटिंग हुई, मेंबर ने बोला कि हाँ भाई करते हैं, कर लेते हैं, एग्री हो गए मेंबर, तो स्पेशल रेज़ोल्यूशन पास होगा, ठीक है? मीटिंग में जो रेज़ोल्यूशन पास होगा जहाँ पर मेंबर एग्री कर रहे हैं कि हाँ, हम पब्लिकली जा रहे हैं, तो वो जो रेज़ोल्यूशन है, वो एमजीटी 14 नाम के फॉर्म में आरओसी को सबमिट होगा, ठीक है? ये सब लीगल प्रोसेस स्टेप्स हैं ये। जो एप्लीकेशन है, हमने जो है रिज़र्वेशन तो आरओसी को फ़ाइल कर दिया। अब आरओसी को एप्लीकेशन डालेंगे कि हमारी कंपनी को हमें कन्वर्ट करना है। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ कन्वर्जन है, ये फॉर्म नंबर आईएनसी 27 में हमें आरओसी को देना होगा। फिर आरओसी इसको वेरीफ़ाई करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स को, अगर सब सही रहा तो न्यू, मतलब फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, ठीक है? अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कन्वर्जन जो सिर्फ आरओसी के अप्रूवल के बाद ही होगा, न्यू सर्टिफिकेट इसको इश्यू होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती, लेकिन कन्वर्जन के बाद ले सकती है। फिर वही सारा प्रोसीजर जो दिया है कि अब पब्लिक, प्राइवेट से पब्लिक तो देख लिया, अब पब्लिक से प्राइवेट करना है कंपनी को। कंपनी ऑलरेडी पब्लिकली है, पब्लिक से पैसे रेज़ करती है, पब्लिकली रजिस्टर्ड है, उसको खुद को प्राइवेट करना है। अब ये ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि जो पब्लिक कंपनी है, इसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है, इसीलिए जो लीगल कंप्लायंस है बहुत ज़्यादा होता है। लॉज़ वगैरह बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं इसमें, है ना? तो कंपनी खुद का जो कंट्रोल है वो मेंटेन करना चाह रही है, इस वजह से खुद को प्राइवेट में कन्वर्ट कर रही है। इसमें भी वही बोर्ड मीटिंग पास होगी, ईजीएम होगा, स्पेशल रेज़ोल्यूशन पास होगा और स्पेशल रेज़ोल्यूशन एमजीटी 14 में जाएगा।
देन INC 27 वही कन्वर्जन ऑफ कंपनी का जो फॉर्म है वो फिल होगा। सेम प्रोसेस है, बस रीज़न ये है कि कंपनी को खुद का कंट्रोल चाहिए, लीगल कंप्लायंस कम करना है, इस वजह से। सेम सब कुछ होने के बाद फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उनको मिल जाएगा और ओल्ड सर्टिफिकेट सरेंडर कर देंगे आरओसी को। वैसे ही रिकन्वर्जन मतलब कंपनी जो है प्राइवेट से पब्लिक हुई, है ना? प्राइवेट से पब्लिक हो चुकी है। अब उसको नहीं जम रहा भाई, वो पब्लिक से वापस प्राइवेट में जाना चाह रही है। नहीं जम रहा भाई, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वापस प्राइवेट में। तो इसको बोलेंगे रिकन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। ठीक है, कन्वर्जन अगेन पब्लिक से प्राइवेट। तो वही बोर्ड मीटिंग, ईजीएम, गवर्नमेंट को एप्लीकेशन जाएगा, मतलब आरओसी को एप्लीकेशन जाएगा। सारी डिटेल जो है वो आरओसी को फाइल करेंगे। सारा जो है वो लीगल फाइलिंग होगी वगैरह वगैरह, फिर न्यू सर्टिफिकेट मिलेगा। वही प्रोसेस है, एक बार प्रोसेस पढ़ लेना। तीनों का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है, तो एक पढ़ लेंगे अच्छे से ना, तो बाकी सब भी हो जाएगा। फिर इसमें जो कंपनी सेक्रेटरी है उसका क्या रोल है? कंपनी सेक्रेटरी सबसे पहले तो कन्वर्जन से पहले मीटिंग अरेंज करेगा डायरेक्टर्स की, और उस मीटिंग का रेजोल्यूशन पास करेगा। फिर हमें जनरल मीटिंग भी करना है, तो जनरल मीटिंग का जो मेंबर को नोटिस जाएगा वो नोटिस प्रिपेयर करेगा। फिर जब कन्वर्जन करने के टाइम जो है मीटिंग, जो जनरल मीटिंग होगी मेंबर्स की, उसको कंडक्ट करेगा। सारे लीगल प्रोसीजर फॉलो हुए या नहीं हुए उसका ध्यान रखेगा। सब कुछ होने के बाद जो फॉर्म जाएंगे वो फॉर्म आरओसी के साथ गए, आरओसी के पास गए या नहीं गए, प्रॉपरली गए या नहीं, वो सब चीज़ें ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पर थोड़े इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट फॉर्म है, एक बार ध्यान से देख लेना। MGT 14, जो मेंबर हैं वो रिजोल्यूशन मीटिंग में पास करते हैं। रिजोल्यूशन होता है कि हाँ हम एग्री कर रहे हैं इस चीज़ को। जो रिजोल्यूशन पास होता है, इस रिजोल्यूशन की जो कॉपी है वो MGT 14 के पास जाएगी, MGT 14 में आरओसी के पास जाएगी। और अगर कंपनी कन्वर्ट कराना चाह रही है खुद को कन्वर्ट, तो INC 27 फॉर्म आरओसी के पास जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर चैप्टर जो यूनिट 3 है वो खत्म होता है। यहाँ पर मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो आप एक बार पढ़ लें। जैसे डिफाइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसका आंसर हो गया। ये एग्जाम पर्पस के लिए आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे मैंने दिए हुए हैं, शॉर्ट आंसर हो गए, डेफिनेशन हो गए, सब दिए हुए हैं, पढ़ लेना एक बार इसको। क्या मैंने इसके साथ साथ एक साइट भी बनाई है जिसपे मैं हैंड रिटन नोट्स हो गए, जो भी नोट्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ वो सारे इसमें डालता हूँ। रेगुलरली अपडेट्स आते रहते हैं इसमें। और टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जिसमें रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ। नोट्स हो गए, लेक्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं डालते रहता हूँ। वो साइट पे भी आप रेगुलरली विजिट करते रहे करो, ताकि रिजल्ट हो गया या फॉर्म से रिलेटेड कोई चीज़ हो गई, वो सारी मैं आपको पता चलती रहेगी। ठीक है, आई होप आपको यूनिट 3 थोड़ा समझ में आया होगा। ये फर्स्ट सब्जेक्ट है मैं जो प्रॉपरली पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे ग्रो करूँगा और अच्छे से सारे सब्जेक्ट कवर करूँगा। बस सपोर्ट करते रहना मुझे, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट ज़रूर करना कुछ ना कुछ। थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा तो और अच्छे से मैं बनाऊँगा। बाकी फीडबैक ज़रूर देते ना, कुछ गड़बड़ लगी हो तो, तभी तो इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू। ऐसे ही सब्सक्राइब करके रखो और देखते रहो।